नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। महिलाओं की बात, महिलाओं के अधिकार की बात सभी राजनीतिक दल बहुत बढ़ चढ़ करके करते हैं, लेकिन महिलाओं को टिकट चुनावी मैदान में उतारने की जब बात आती है तो सभी दल इससे कतराते हैं। वो कहते हैं जो महिलाओं में वो क्षमता नहीं है जो वो चुनाव लड़ सके। इसकी मिसाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी देखी जा सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जहां 3600 के आसपास नामांकन पत्र भरे गए हैं, उनमें से मात्र 304 महिला उम्मीदवार ही नामांकन दाखिल किए हैं। ये आंकड़े जो है बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तीनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और जनता दल एस जो है वो महिलाओं पर दांव लगाने में कंजूसी दिखाई है। दक्षिण का दुर्ग कहे जाने वाले कर्नाटक में राजनीति के इस समीकरण को दक्षिण की सियासत का जुदा अंदाज कहे या पर्याप्त महिलाओं को मौके न मिलना, जवाब कठिन है। नियमों के आधार पर उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन दाखिल कर सकता है। जमीनी स्तर के आधार पर राजनीतिक दल मानते हैं कि अधिकांश मामलों में वोटर महिला उम्मीदवारों को पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए एक अखबार ने सर्वेक्षण भी किया था और उसने पाया कि वोटर जो है, मतदाता जो हैं, वो महिला उम्मीदवारों को पसंद नहीं करते हैं। सर्वेक्षण के आधार पर या उसके नतीजे जो हैं, उसके अनुसार स्थानीय कैडर के अलावा निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के क्रॉस सेक्शन की सच के आधार पर निकाला जाता है। सभी दलों की महिलाएं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सभी दल की महिलाएं जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं। कर्नाटक में जीतने का मतलब पैसा खर्च करने की क्षमता है। जिसकी जितनी क्षमता है पैसे खर्च करने की, जो जितना धन बल से सक्षम है, उनकी जीत ज़्यादा सुनिश्चित मानी जाती है। इसे एक पैरामीटर के रूप में इसी को पैरामीटर माना जाता है और इसी आधार पर सभी पार्टियां महिलाओं को टिकट भी देती है। चुनावी हकीकत यह है कि मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी एक उम्मीदवार को 20 करोड़ खर्च करने की ताकत हो तो वो चुनाव जीत सकते हैं। महिलाओं के पास आमतौर पर उनके नाम पर पारिवारिक संपत्ति नहीं होती है। चुनाव में धन बल के अलावा बाहुबल का भी भरपूर इस्तेमाल होता है। पैसे भी खर्च करो और बाहुबल का भी इस्तेमाल कर उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। इस मोर्चे पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं नहीं टिकती हैं। उन्हें पार्टी और स्थानीय कैडर में पुरुष नेताओं का जोरदार समर्थन नहीं मिलता है। महिलाओं को पुरुष उम्मीदवार जो है और सब जो किसी एक महिला को अगर किसी पार्टी ने टिकट दिया तो उनके जो अन्य सदस्य हैं वो उनको महिलाओं को कोऑपरेट ही नहीं करते हैं।
चुनावी मैदान में भरपूर कोऑपरेट नहीं करते हैं। जब तक पार्टी का पूर्ण समर्थन नहीं मिले तब तक चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है। कर्नाटक में नगण्य महिलाओं को टिकट देने के बीच में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्नाटक के पूर्व प्रधानमंत्री कर्नाटक के जो एच.डी. देवगौड़ा हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने पहली बार 96 में महिला आरक्षण विधेयक पर बात की थी। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर के एक बात कही थी। संसद में 27 साल पहले महिला आरक्षण की मांग रखी गई थी। एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की जो मांग की गई थी वो एच.डी. देवगौड़ा के समय में ही की गई थी। लेकिन देवगौड़ा के समर्थन वाले विधेयक रखा गया था उससे पारित नहीं हुआ। महिलाओं को लेकर के एक रोचक पहलू यह भी है कि कर्नाटक जो है उसके नेता महिलाओं को आरक्षण देने की बात सबसे पहले की। 27 साल पहले यानी 1996 में जब एच.डी. देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महिला आरक्षण के लिए एक विधेयक लाया था, लेकिन संसद में उसे पारित नहीं किया गया। अब देवगौड़ा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विधेयक को पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। उनकी बहू जो है, देवगौड़ा की बहू जो है अनिता कुमार स्वामी, पार्टी की अकेली मौजूदा महिला सदस्य हैं। एक ही महिला सदस्य हैं पार्टी की, और आम चुनाव में लंबा वक्त है। ऐसे में पीएम मोदी का रुख दिलचस्प हो सकता है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण को लेकर के जो विधेयक था उसे पारित करा देते हैं तो बहुत एक राजनीतिक बिसात जो है वो पूरे नए दिशा की ओर मुड़ जाएंगे। इसलिए महिला आरक्षण को लेकर के कर्नाटक में के विधानसभा चुनाव में भी एक सरगर्मी देखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।